हाँ जी, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने बेयर इन्फिनिटिव के रूल्स को, है ना। रूल नंबर कितना हो चुका था? 7। रूल नंबर 8, अगर कभी किसी सेंटेंस में y या y नॉट दे रखा हो, है ना, तो इसके तुरंत बाद जब भी आएगी तो हमेशा क्या आएगी? bi आएगी। ये विशेष ध्यान रखना, क्या आएगी इसके बाद? bi। अब समझना एक पॉइंट को, हमने जेरंड में एक कॉन्सेप्ट लिखा था, इट इज नो यूज, इट इज यूजलेस, है ना। तो उस कंडीशन में हमने जेरंड यूज किया था। इंग्लिश लैंग्वेज में एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, राइट। और उसमें एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम इंटरोगेटिव टू असर्टिव और असर्टिव टू इंटरोगेटिव। तो उसमें एक कंसेप्ट आता है, ऐसे कंसेप्ट में क्या होता है, कैंडिडेट को याद रखना पड़ता है, खुद को कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के सिलेबस में भी जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो आपको वहां थोड़ा अलग तरीके से अटेंटिव मूड में रहना पड़ता है। जैसे मैं दो कंसेप्ट से आप लोगों को यह समझाऊं। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस आता है, जैसे मान लो, पहले तो इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं, why to cry for the spilt milk। ये मान लो आपको सेंटेंस दिया गया और आपसे पूछा गया बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है। तो गलत है, क्योंकि वाई के तुरंत बाद क्या आ गया? वो गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए? बी आई आना चाहिए। ये तो हमारा रूल क्लियर हो गया, चलो ये वाला। और यहां आकर आपके बी आई के रूल्स भी कंप्लीट हो गए। अब समझना, जैसे मान लो हमारा एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है ये, और इसमें वाई क्राई फॉर द स्पिल्ट मिल्क, अगर मान लो ये है, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखते हैं इसको सेंटेंस को, और आपसे कहा जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस है असर्टिव में चेंज करो, तो कहा जाता है कि जो वाई वाला सेंटेंस होता है इसको इट इज नो यूज में हमें चेंज करना होता है। इट इज यूजलेस, इट इज नो यूज, इट इज सेंसलेस, ऐसे कंसेप्ट में चेंज करना पड़ता है। चलो ठीक है, वाई को हम इस तरीके से चेंज कर देंगे तो फिर तो सेंटेंस एज इट इज लिखा जाना चाहिए पूरा। लेकिन अब यहां देखो नॉन फाइनाइट का रूल अप्लाई हो जाएगा कि वाई तो अपने बाद में बी आई लेता है, लेकिन नो यूज वगैरह जब भी आते हैं तो अपने बाद क्या लेते हैं? जेरंड लेते हैं। क्या लेते हैं? जेरंड लेते हैं। तुक्के में चल रही है तुम्हारी तो गाड़ी। क्या ये जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, इनके बाद में क्या आती है? जेरंड फॉर्म आती है। तो अब जब वाई वाले सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना हम, तो किस में बदलेंगे हम? जैसे नो यूज में बदल दो, सेंसलेस में बदल दो, यूजलेस में बदल दो, है ना, कुछ भी बदल दो। लेकिन ऊपर तो फिर क्या दे रखा है? क्राई दे रखा है, बीआई दे रखी है, लेकिन नो यूज अपने बाद क्या लेता है? तो अब देखो, मतलब हमें रूल्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में नॉन फाइनाइट तक के फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहां पर हमें लिखना होगा इट इज नो यूज क्राइंग फॉर द स्पिल्ट मिल्क। यहां पर ये सेंटेंस बनेगा फिर। तो कहने का मतलब है कि टॉपिक आपको दिखने के तौर पर भले ही कोई और दिख सकता है, क्या ये टॉपिक तो ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन रूल्स ग्रामर के, ये तो हमारे यहाँ का जो तरीका है ना, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, पहले भी बता चुका हूं, लैंग्वेज कभी भी डिडक्टिव पैटर्न पर पढ़ी नहीं जाती जो हम पढ़ते हैं।
लैंग्वेज हमेशा इंडक्टिव पैटर्न पर पढ़ी जानी चाहिए, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है। पर हमारे यहाँ क्या है, डर्रा बन चुका है, हमारी मेंटेलिटी, हमारा फ्रेम बना दिया गया है बचपन से ही कि सर टॉपिक कौन सा चल रहा है, टेंस कब पढ़ाओगे, एक्टिव पैसिव कब पढ़ाओगे। जब वो पढ़ के निहाल भी क्या कर लिया अब तक हमने, है कुछ बहादुरी कर ली क्या? नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि हमने फ्रेम बना लिया उनका, और फ्रेम के अंडर में जब भी कोई काम करता है ना, फ्रेम से हटके जब भी कोई चीज उसके सामने आ जाती है तो वो वहीं बिखर जाता है, ये कंफर्म है। जिसका मैं कई बार आप लोगों को एग्जांपल दे भी चुका हूं। जैसे आरजेएस की जो जुडिशरी की एग्जाम्स होती हैं उसमें आरजेएस मेंस होता है ना, तो उसमें ऐसे राइटिंग के कंटेंट आता है, 3 ऐसे आते हैं हिंदी के और 3 आते हैं इंग्लिश के। अब होता क्या है, हमारे यहाँ एक अलग ही सिस्टम चलता है कि जैसे मान लो 2 एग्जाम्स जो है रेगुलर एग्जाम्स, उसमें कोई पैटर्न फॉलो हो गया ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस पैटर्न को फिक्स पैटर्न मान लेते हैं और फिर अपने स्टूडेंट्स को ये बताने लग जाते हैं कि इस एग्जाम में ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। सब जगह होता है ये। आरएस की एग्जाम की प्रिपरेशन जब मैं करवा रहा था स्प्रिंग बोर्ड में, जब मैं था, मैंने एग्जाम्पल दिया भी था तुमको, तब मैं स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता था ना, वो कहते सर इसमें तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसका तो कंसेप्ट क्लियर है हमारे, वैसे भी पहले 2 क्वेश्चन तो आर्टिकल डिटर्मिनर के ही आएंगे, बाद के 2 क्वेश्चन है वो उसके आएंगे। मैंने ये किसने कहा, आरपीएससी ने? कि नहीं सर हमारे उन सर ने कहा, फलाने सर ने कहा, ढिमके सर ने कहा। सेम इंस्टीट्यूट के किसी टीचर ने बोल दिया होगा क्लास में। तो फिर मैंने कहा भाई आरपीएससी की मर्जी चलेगी वहां, कि तुम्हारे उन टीचर्स की मर्जी चलेगी? कहा नहीं सर फिर भी पिछली 2 बार से ऐसे पूछा जा रहा है। और मैंने कहा जो 2 बार से पूछा जा रहा है वो तीसरी बार भी पूछा जाएगा, ये कंफर्म है क्या? मैंने तुम्हारी मर्जी है तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो, पता लगेगा एग्जाम के दौरान तुम बिखर जाओगे वहां पर। और वही हुआ, आरपीएससी ने 2 बार तो वो सेम पैटर्न फॉलो कर लिया। शुरू के 2 क्वेश्चन आर्टिकल डिटर्मिनर के, उसके बाद के 2 क्वेश्चन टेंस के, उसके 2 क्वेश्चन फिर मॉडल्स के, ऐसे पूछती रही। तीसरी बार उसने जब मेरे से बच्चों की बहस हुई थी ना, जाने आरपीएससी ने ये बात सुन ली, पता नहीं कैसे उसने मुझे सपोर्ट करने के लिए कहा अच्छा हमारे अवस्थी जी की बात नहीं मानते। आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया और बच्चे पहले 2 क्वेश्चंस में डिटर्मिनर ढूंढते ही रह गए। अब डिटर्मिनर का हो क्वेश्चन तो मिले, था ही नहीं वो क्वेश्चन। ऐसे आरजेएस की एग्जाम, जो आरजेएस में मैं बता रहा था ना अभी, ऐसे राइटिंग आता है, तो उस पे पिछली 2 बार के आरजेएस मेंस में, मतलब एक तो अभी जस्ट हुई है, इससे पिछली 2, उसमें हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट कंडक्ट करवाती है आरजेएस, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, वो ऐसे पूछे ना, उनमें से एक तो पूछ लिया जुडिशरी बेस्ड पूछ लिया, कानून के अंडर वाला, एक करंट वाला इशू पूछ लिया कोई, और एक राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर को रिलेवेंट करता हुआ कोई एक पूछ लिया, इस पे ऐसे लिखो। 2 बार पूछ लिया। अब सभी टीचर्स यूट्यूब भरा पड़ा है, ऐसे अरे गेरे तू कह रहा हूं से ऐसे, ये आ जाता है, हर कोई वहां उठ के आ जाता है मुंह उठा के, जिनको होश नहीं है खुद के नाक साफ करने का, वो भी आ जाते हैं। रियलिटी है ये, हर कोई आ रहा है, क्राइटेरिया तो है नहीं उस पे आने का कोई विशेष। तो वहां के कहने लग गए और आप ज्ञान दे रहे हैं, आपके ऐसे राइटिंग जब पूछा जाएगा उसमें एक ऐसे इस तरीके से इस टॉपिक से। अब मेरी क्लास में बच्चे बोले कि सर एक तो राजस्थान का आएगा, एक ऐसा आएगा, ऐसा है। मैंने देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम टॉपिक मत पढ़ो, राजस्थान की जानकारी तो रखो, लेकिन फ्रेम बनाकर मत पढ़ो। तुमने बना लिया फ्रेम के एक तो आएगा ये, एक आएगा ये और एक आएगा ये, तो फ्रेम बन गया ना दिमाग में। तो और अचानक से जब एग्जाम में फ्रेम टूटेगा किसी भी वजह से, तो तुम वहीं बिखर जाओगे, जबकि चाहे तुमको पढ़ाया हुआ पढ़े हुए में से ही ऐसे लिखवा रहा है वो भले ही, लेकिन उसके बावजूद नहीं लिख पाओगे तुम, ये गारंटी है कि नहीं। सर पिछली 2 बार से, मैंने हाई कोर्ट ने कहा है क्या, मतलब लीगल नोटिफिकेशन जारी किया है क्या हाई कोर्ट ने कि भाई मैं एक ऐसे इससे एक ऐसे इससे पूछूंगा? कि नहीं सर। तो फिर मैंने कहा क्या हुआ कि वो सर कह रहे थे, मैंने वो सर कोई तोप है, फिर मैं ऐसे बोल दी देता हूं। फिर हाई कोर्ट ने भी सुन ली मेरी बात किस्मत से। अब पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट से, जितनी इंस्टीट्यूट है ना, जब भी मेरे से क्लास में कभी कोई बहस हो जाती है ना किसी की, तो तुरंत समझ जाओ कि वो बहस इसीलिए हो रही है कि वो चीज इस बार के एग्जाम में पूछी जाएगी, ये कंफर्म है। और कम से कम 1-2 एग्जाम नहीं, कम से कम अब तक 8-10 एग्जाम्स में हो चुका है ऐसा, 8-10 एग्जाम्स में।
और अब की बारी जस्ट अभी हुई है थोड़े दिन पहले आरजेएस मेंस एग्जाम, उसमें हाई कोर्ट ने पैटर्न बदल दिया, उसमें राजस्थान का कोई ऐसे नहीं पूछा। अब कर लो बात। तो कहने का मतलब होता है कि आप लोग जब भी पढ़े ना तो एक वो फ्रेम मत बनाना कभी भी कि ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा फ्रेम कभी नहीं। हम फ्रेम बना लेते हैं टेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है। 2016 में रीट पात्रता परीक्षा समझते हो आप लोग? रीट की एग्जाम बहुत फेमस रही है। मैं क्लास में, जो मैंने पहले जिक्र भी किया आप लोगों की क्लास में, एक बार क्लास में डिस्कस कर रहा था तो लिटरेरी डिवाइसेज होते हैं, लिटरेरी टर्म्स वगैरह, उसमें सोनेट डिस्कस कर रहा था। अब सोनेट में जनरली हमारे यहाँ पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट चलती है, इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट। मैं उसमें पूरे टाइप्स जो होते हैं, कर्टल सोनेट, क्राइबिन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट है, हाँ, दांते सोनेट है, टर्जरीमा सोनेट है, क्वार्टर्न सोनेट है, ये सारी सोनेट्स के टाइप्स में डिस्कस कर रहा था। अब बच्चे कहें कि सर ये सोनेट कितनी कहां होती है, हमने तो आज तक ही नहीं पढ़ी गई। तो तुमने तुम्हारी जिंदगी बिताई कितनी सी है, जो तुमने कितनी बुक्स पढ़ ली लिटरेरी डिवाइसेज की? तुमको होश भी है कौन कौन सी बुक्स आती है, उनके नाम बता दो, लाओ मुझे। कि सर फिर भी कोई टीचर ही नहीं पढ़ाता, हमने यूट्यूब पे भी देख लिया, कोई टीचर नहीं बता रहा, सोनेट के वही दो स्टाइल। तो मैंने उनको पता ही नहीं है, तो बताएंगे कहां से? अब मैंने देखो बहस मुझे करना नहीं, तुमको जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम करूंगा मैं। और सबसे बड़ी बात ये और है, सोनेट के बारे में ये और बताते थे कि सोनेट जो होते हैं 14 लाइंस की पोएम होती है। किसकी होती है? 14 लाइंस की पोएम होती है। अब बच्चे के दिमाग में फ्रेम बन गया कि सोनेट मतलब 14 लाइंस पोएम होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सेम, क्योंकि बहस हो गई ना मेरे से, उसी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन अ कर्टल सोनेट? कर्टल सोनेट में कितनी लाइन होती है? अब बच्चों को कर्टल नाम तो नहीं पता था जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन सोनेट तो पता था। अब सोनेट के आधार पे वो लिखा है क्या? 14 लाइंस, जबकि कर्टल में होती है 10.5 लाइन। कितनी होती है? 10.5। हो गया गलत क्वेश्चन। उसके बाद टीचर्स ने कर्टल सोनेट पढ़ाना शुरू किया, फिर भी ट्राई नहीं किया कि अब क्राइबिन, दांतेज, सोनेट, टर्जरीमा सोनेट, ये कुछ तो और पढ़ाने लग जाए। नहीं, कर्टल पूछ रहे तो कर्टल पढ़ा लो। अब क्यों पूछेगा वो कर्टल भाई अगले एग्जाम में? अभी तो पूछा है उसने, अब तो सब सबक मिल गए सबको। अगली एक एग्जाम थी, उसमें डिस्कशन हो गया राइम के बारे में। अब राइम में बता देते थे टीचर्स, राइम का मतलब होता है तुकांत, मतलब जब किसी लाइन के लास्ट में तुकबंदी आ जाए, सिमिलैरिटी आ जाए, दैट इज कॉल्ड राइम। फिर मैंने कहा फिर तो एलिट्रेशन को राइम क्यों कहा जाता है? हेड राइम और इनिशियल राइम और कहा जाता है। इनिशियल राइम, और तुम कह रहे हो लाइन के अंत में तुकबंदी होनी चाहिए, और एलिट्रेशन कह रहा है इनिशियल होनी चाहिए। एनाफोरा राइम जो होती है, किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जब सेम वर्ड रिपीट हो जाए दो लाइन में, तो वो एनाफोरा राइम होती है। तो फिर ये तो राइम, तो लास्ट की तुकबंदी कहां हुई? चल रहा था, पर उस पर भी बहस हुई, उस क्लास में बहुत ज्यादा बहस हुई। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको ये लगेगा सर इतना ज्यादा मतलब आपके सपोर्ट में ईश्वर रहते हैं क्या? मुझे खुद को कई बार शक होता है कि इतना किसी के सपोर्ट में ईश्वर हो सकते हैं क्या? आप बिलीव नहीं करोगे, सेम ईयर राइम से क्वेश्चन आ गया, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स नाम देके। अब सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे कहा ये आउट ऑफ सिलेबस है, ब्लैंक वर्स फ्री वर्स तो था ही नहीं सिलेबस में। बच्चों ने मुझसे कहा सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस में। कौन बोल रहा? कि वो सर बोल रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने उनको आता ही नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, राइम के टाइप है ये तो, तुम देखो अपनी नोटबुक में। अब किस बच्चे ने फोन करके पूछा मुझसे, जो क्लास में पढ़ना नहीं चाह रहे थे, राइम उनको तुकांती लगता था। तो इसलिए आप जब भी पढ़ो कोई भी टॉपिक, तो कभी फ्रेम बना के मत पढ़ना, ये आपके लिए सबक है। चाहे वो कैट का स्टूडेंट है, चाहे बैंक का, चाहे एसएससी का, खासकर सिविल का। फ्रेम बनाकर जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा नुकसान में रहोगे, कभी आप एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे, एग्जाम तो कतई अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे उस लॉजिक के साथ में। फ्रीली पढ़ो, कुछ भी आ जाए, हमें क्या लेना देना। हमें तो जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब वो एग्जाम में किससे ज्यादा पूछ रहा है, किससे कम पूछ रहा है, इससे हमको क्या लेना देना? हा? तो इसलिए बेझिझक होकर आप लोग पढ़िए इस चीज को। मेरे ग्रेड फर्स्ट के बैच में लिटरेरी डिवाइसेस में बहुत डीप में डिस्कस करता हूं किसी भी बैच में। अब एक बच्चा था यूपी का था, वो बच्चा,
उसने कहा सर आप लिटरेरी डिवाइसेस, वो थोड़ा सा ज्यादा शाना बनता था, तो उसने कहा सर आप इतना डिटेल में, इतना डीप में जाके लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हो, इतना कहां पूछा जाता है ग्रेड फर्स्ट में, इतना डीप में कहां पूछा जाता है। मैंने कहा सिलेबस में क्या पूछ रखा है, उसने क्या दे रखा है, टॉपिक दे रखा है बस। उसने ये पूछा है क्या कि हल्के लेवल का है कि नहीं सर, ये तो नहीं दे रखा, लेकिन सर आज तक पूछा ही नहीं है इतना डीप, तो आप जितना बता रहे हो। मैंने तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं मत पढ़े। लेकिन वो क्लास में संतुष्ट नहीं हुआ, लगभग 50% सिलेबस पूरा करने के बाद में आखिरकार उसको फीस देके और मुझे क्लास से निकालना ही पड़ा, क्योंकि क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। और किसी भी एक कैंडिडेट की वजह से अगर मेरे 5 कैंडिडेट अगर डिस्टर्ब होते हैं और उनकी पढ़ाई पर फर्क पड़ता है, तो रिजल्ट तो मेरा बिगड़ता है ना। और आप बिलीव नहीं करोगे, सेम ईयर ग्रेड फर्स्ट में आरपीएससी ने लिटरेरी डिवाइसेज से इतने डीप क्वेश्चन पूछे, इतने डीप क्वेश्चन पूछे कि जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले थे, पढ़ाने वाले थे ना, उनको चक्कर आ गए। फिर सबको याद आ गया, मैं एक्चुअली सोनेट, अपने सिमली और मेटाफर होते हैं ना, तो सिमली और मेटाफर में मैं पढ़ा रहा था। सामान्यतः उसमें बता दिया जाता है सिमली की डेफिनेशन को, उसमें कंपेरेटिव वर्ड्स के साथ यूज करके और तुलना की जाती है, लाइक, एज, सो, इनके साथ। मैं उसमें थोड़ा आगे बढ़ के भी बताता हूं कि किस भाषा के वर्ड से उसे लिया गया है, किस भाषा से इस शब्द को लिया गया है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक जिसकी तुलना होती है, एक जिससे तुलना होती है। तो जिसकी तुलना होती है उसे हम टेनर बोलते हैं, और जिससे तुलना होती है उसे हम व्हीकल बोलते हैं। मैं ये पढ़ा रहा था, ऊपर से टेनर व्हीकल कहां पूछते हैं, आज तक ही नहीं पूछा। तो मैंने कहा आज तक नहीं पूछा तो क्या गारंटी आगे भी नहीं पूछेगा। आज तक जो पूछ लिया वो तो उसके पास क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर आगे तो कुछ डीप ही पूछेगा। सेम ईयर उसने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए डीप में, तब याद आया, मैं करे वो आदमी पढ़ाता तो सही है भाई। तो इसलिए ये जो पॉइंट है, ये भी अगर मान लो, ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, ये मान के चल लेना कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक, वरना आप लोगों के सिलेबस में मुझे भी पता है, आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना। अगर मैं चाहता तो इस रूल को लिखवा के भी खत्म कर सकता था, लेकिन अगर दिमाग में ट्रांसफॉर्मेशन का ये आखिर इसको एक साथ अगर एक्सप्लेन करने का अगर दिमाग में रहा, अगर मैं उस पिछले क्वेश्चन को, रूल को रिपीट मतलब लिखवा कर चला जाता, तो ये रूल तो रह जाता अपना, भैया तो रह ही जाता ना। भैया लिखवाया नहीं आपको, भूल गया था मैं, अब भूल गया तो अब कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर इसको डिस्कस करवा, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, मैं कर लेता ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, रूल तो लिखवा ही दिया मैंने, मैं तो ये सोच के चला जाता। लेकिन अब अगर इसको आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है, इस बिहाफ पर डिस्कशन किया इस लेवल से, तो निश्चित रूप से समझ लेना आगे अगर आप कोई भी ऐसी एग्जाम जो आपकी फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करोगे ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नो यूज वाला और ये यूजलेस वाला, और ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। आगे बढ़े, अब समझना यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से। क्या है आपके सामने, अब सब अटेंटिव हो जाओ, तनिष्क मोबाइल वगैरह सब रख दो और रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए और बिल्कुल अटेंटिव मूड में पढ़ो, क्योंकि ये अगर आपके समझ में आ गया ना तो बहुत अलग तरीके का लॉजिक है इसका। तो समझ लो कि आपकी बहुत सारी परेशानियां है ना वो खत्म हो जाएंगी वर्ब को लेकर और लैंग्वेज को लेकर। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम ये मानते ही हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। अब आप लोगों को मुझे एक दो चीजें बतानी है। एक तो होता है स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, अवस्था वाला जो वर्ब बताती है जिसके बारे में। आप मुझे जरा ये बताओ स्टेट के बारे में कौन सी वर्ब बताती है। स्टेट अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, ये हो चुका है डिस्कशन क्लास में। तो स्टेट के बारे में बताने के लिए हमें कौन बताती है, बी बताती है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्या, इजएमआर, सेकंड होती है क्या, थर्ड होती है क्या, मीन होती है, और फोर्थ फॉर्म होती है क्या, बीइंग। ये स्टेट को बताती है, अवस्था को, मतलब होने को। मैं एक अध्यापक हूं तो बी की फॉर्म यूज करेंगे हूं का मतलब बोलने के समय पर भी है एग्जिस्टेंस, तो यानी प्रेजेंट, तो आई एम अ टीचर। मैं अध्यापक था,
तो पास्ट की बात हो गई। मैं अध्यापक रह चुका हूं, आई हैव बीन, वेरी गुड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अगर हमें पोजेशन, रिलेशन या फिर कंडीशन रिप्रेजेंट करनी हो तो हमें किसकी फॉर्म यूज करनी है? हैव की फॉर्म यूज करनी है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्या? हैज हैव, सेकंड फॉर्म होती है क्या? थर्ड फॉर्म भी, और फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग। क्या होती है? जो ओनरशिप को बताती है, यानी अधिकार वगैरह को, संबंध को बताती है। ये आपको ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर एक बात तो चलो मान ली हमने कि ये जो भी है, पर हमारे एक बात समझ में नहीं आई, ये रूल्स इतने बने क्यों? आता होगा ना कभी दिमाग में कि रूल्स की इतने की जरूरत थी कहां? तो इसमें मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता दूं कि ये जो पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या कोई सा भी पार्टिसिपल है, खासकर अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पर बात कर रहे हैं तो इसी की मैं चर्चा कर लूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस में यूज करने की आवश्यकता कहां है और क्यों है? उसके पीछे का लॉजिक ये है, अगर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सेंटेंस बनाने की परंपरा है। वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हुए सेंटेंस बनाने की परंपरा है। अगर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो, उसका रीजन हो, उसका कारण हो, और दूसरा उसका रिजल्ट हो, तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सेंटेंस बनाने की परंपरा है। जैसे कि मानो मैंने आप लोगों से कहा ही इज अ टीचर, ही मस्ट टीच ऑनेस्टली। अब हमने कहा वो एक टीचर है तो उसे ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, तो ये सेंटेंस जो है वो इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है? यहां इस सेंटेंस में आपको इसकी ड्यूटी का ज्ञान जो वो करवा रहा है वो नहीं है क्या? सही भाई, ज्ञान नहीं तो करवा रहा है, एहसास ही तो करवा रहा है ड्यूटी का। भाई आपका कर्तव्य है कि आप टीचर हो तो ऑनेस्टली, ईमानदारी से पढ़ाओ। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड हो गया, रिलेटेड हो गया तो इसमें दो तरीके से पार्टिसिपल यूज करने की परंपरा है। एक तो डायरेक्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट कर देना, वो तब होता है, मैं अभी बोलकर बता रहा हूं, लिखवाऊंगा बाद में। पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हुए, पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू करते हुए सेंटेंस बनाने की परंपरा तब है जब दो सेंटेंस आपके जो दे रखे हैं, एक दूसरे से संबंधित जो सेंटेंस हैं, उन दोनों का एंटीसीडेंट भी सेम हो। एंटीसीडेंट समझते हो ना? वर्ब से पहले आने वाला शब्द, वर्ब से पहले आने वाला शब्द यदि सेम है, कैसा है? सेम है, तब तो आप पार्टिसिपल से ही शुरू कर दो। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं, लेकिन दोनों का एंटीसीडेंट सेम, तो फिर आप पार्टिसिपल से तो बनाओगे सेंटेंस, लेकिन शुरू पार्टिसिपल से नहीं करोगे। पार्टिसिपल से पहले जिस सेंटेंस का पार्टिसिपल बनाया जा रहा है उस सेंटेंस का एंटीसीडेंट उससे पहले लगाना पड़ेगा। ये सब कैसे? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से संबंधित हो गया, दोनों का एंटीसीडेंट सेम है कि अलग अलग है? दोनों का एंटीसीडेंट सेम है कि अलग अलग है? सेम है। कौन है? वेरी गुड, ही। बहुत बढ़िया, घबराया मत करो, गलत जवाब दोगे तो क्या हो जाएगा? फांसी थोड़ी लग जाएगी। आज तक लगी फांसी तुम्हारे? आज तक जो भी जवाब दिए गलत ही तो दिए तुमने। तो ध्यान दो इधर, घबराया मत करो। तो दोनों सेंटेंसेस का एंटीसीडेंट कैसा है? सेम है। कौन है? ही है। तो सेंटेंस को पार्टिसिपल से शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो पार्टिसिपल से सेंटेंस, हम बेसिक सेंटेंस को पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। और पार्टिसिपल किससे बनता है? पार्टिसिपल किससे बनता है? वर्ब से बनता है, क्योंकि वर्ब के टाइप चल रहे हैं। पार्टिसिपल किससे बनता है?
तो ये जो एंटीसीडेंट है ना, इसको तो रहने दो और वर्ब ले लो पहले। वर्ब कौन है? इज किसकी फॉर्म है? और बी का पार्टिसिपल क्या होता है? बीइंग होता है। गुड। क्या होता है? तो यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे, बीइंग अ टीचर ही मस्ट टीच ऑनेस्टली। ये सेंटेंस ऐसे बनाया जाएगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस ऐसे बना दूं, इट वॉज अ रेनी डे ही कुड नॉट गो टू स्कूल। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। स्कूल क्यों नहीं गया रे तू? अगर साहब खांसी तो बारिश हो रही। हो गया इससे रिलेटेड। अब मुझे बताओ, रिलेटेड हो गया तो सेंटेंस बनेगा तो किससे? पार्टिसिपल से। रिलेटेड हो गया तो पार्टिसिपल से बनेगा। लेकिन दोनों का एंटीसीडेंट सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। तो पार्टिसिपल से शुरू करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसका एंटीसीडेंट क्या है? इट है, तो इट से शुरू कर देंगे। वॉज क्या है? बी की फॉर्म। तो पार्टिसिपल किसका बनेगा? बी का। क्योंकि बेसिक तो ये है ना, रीजन तो इसमें है, तो रीजन वाले का बनाया जाता है। वो कोई कहेगा मैं क्यों बताऊं, क्यों पढ़ाऊं ईमानदारी से? भाई वही रीजन है, तू टीचर है, तो बनाई क्यों था टीचर? तो रीजन जो होता है ना, उसका पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो ये किसकी फॉर्म है? और बी का पार्टिसिपल क्या होता है? बीइंग होता है। तो इट बीइंग अ रेनी डे, और फिर लिख दो आगे एज इट इज, ही कुड नॉट गो टू। तो ये ऐसे जो लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके, ये एग्जाम में एरर में बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, इस तरीके के लेवल को आपको एक्वायर करना है। समझ में आई बात? लेकिन कुल मिलाकर आज दो रूल हमारे समझ में आए। अगर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, एक पार्ट उसका उसके रीजन को बता रहा है तो दूसरा उसके रिजल्ट को बता रहा है, तो सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है किससे? पार्टिसिपल से। पहला रूल। दूसरा रूल हमारा कहता है कि अगर दोनों सेंटेंसेस का एंटीसीडेंट सेम है तो सेंटेंस को शुरू करना है किससे? पहला वर्ड इसमें कौन होगा? पार्टिसिपल होगा। लेकिन दोनों का एंटीसीडेंट यदि सेपरेट है तो पार्टिसिपल से बनाएंगे तो सही सेंटेंस को, लेकिन शुरू नहीं करेंगे। शुरू तो उस एंटीसीडेंट से ही करेंगे जो उस पार्टिसिपल का है। समझ में आ गई बात? तो ये रूल आपको आगे तक मेंटेन करके चल रहे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। तो करो इसको नोट एक बार।